हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेडियोलॉजी इन मेडिको टेक। ठीक है। तो पिछली कुछ क्लासेस में अपन ने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की, जैसे उनमें से एक ब्रैकीथेरेपी था और एक जो सीरीज थी जिसमें अपन जो ऑल एग्जाम है, ठीक है, जितने भी ऑल एग्जाम है उनके बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उनके सोल्व क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आए एम्स के वगैरह इनमें, तो वो भी थे उसमें, और जो अपन ने कुछ बना रखे थे उनके बारे में डिस्कस चल रहा था। ठीक। तो कि अभी राजस्थान सरकार की जो न्यूज आई है उसमें भी कि जो राजस्थान में अब जो पेपर होगा, जो वैकेंसी आएगी रेडियोग्राफर की, वो एग्जाम बेस पे ही आने वाली है। ठीक है, पता तो यही चला है। आगे देखते हैं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ ए ट्रोमा पेशेंट, अगर कोई एक ट्रोमा पेशेंट आता है, ट्रोमा पेशेंट समझते हो ना, कि कोई एक्सीडेंट का पेशेंट, एक्सीडेंट का पेशेंट। अब ये एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, आरटी हो सकता है, रोड ट्रैफिक वाला हो सकता है, या फिर फॉलिंग केस हो सकता है, कोई फिसल के गिर गया हो, किसी ने किसी को ठोक दिया हो। ठीक है, ये केस हो सकते हैं। इफ ए ट्रॉमा पेशेंट कम्स इन विद ए हेड इंजरी, एक हेड इंजरी के साथ आता हो, व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल ए रेडियोग्राफर डू फर्स्ट। ये मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास कोई एक पेशेंट आया, आप सब रेडियोग्राफर है, कि आपके पास कोई एक पेशेंट आया, उसके सिर में चोट लगी हुई है। ठीक है, सिर में चोट लगी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई। ठीक है, दूसरी है सीटी स्कैन, तीसरी एक्सरे, और एक है यूएसजी। कई लोग बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, उसका एक्सरे करेंगे। ठीक है, तो एक्सरे यहाँ पे गलत जवाब हो जाता है। ठीक है, अगर जब अपने ऑप्शन में सीटी स्कैन है, ठीक है ना, जब अपने ऑप्शन में सीटी स्कैन है, क्यों नहीं करेंगे एक्सरे? एक्सरे इसलिए करेंगे कि एक तो इसमें 2D इमेज बनती है, ठीक है, और जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो मेनली चांसेस होते हैं कि वो अपने को नहीं दिखेगी। ठीक है, तीसरा कि जो मिनिमल रप्चर या फिर मिनिमल जो स्ट्रक्चर या फिर मिनिमल जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो इसमें नहीं दिखते। ठीक है, जो इंटरनल इंजरी हो सकती है हेड में, देखो हेड इंजरी बात कर रहे हैं अपन, ब्रेन में भी तो इंजरी हो सकती है ना, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, या फिर जो अपन ने साइनसेस होते हैं उनमें हो सकती है, फिर कुछ जो फेशियल बोन्स होती है उनमें भी इंजरी हो सकती है, या फिर अपने ऑर्बिटल के बोन्स पे इंजरी हो रही हो, तो वो किसमें, हेड के एक्सरे में नहीं दिखते। ठीक है, हेड के एक्सरे को अपन किसमें इंक्लूड करते हैं, स्कल एक्सरेज में। ठीक है, स्कल एक्सरे, सॉरी। ठीक है, तो उनमें इंक्लूड करते हैं। तो सब इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, सीटी स्कैन होता है। कि अगर कोई पेशेंट हेड इंजरी के साथ में आता है, एक्सीडेंट वाला पेशेंट, तो उसकी सबसे पहले सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन करने का कारण कि ये अपने को 3 डायमेंशनल इमेज बना के दे देती है, 3D रिकंस्ट्रक्शन आ जाता है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू भी अपने को दिख जाती है, इसमें बोन विंडो भी दिख जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग आसानी से दिख जाती है, या फिर जो भी माइनर फ्रैक्चर्स वगैरह है वो भी अपने को दिख जाते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे क्या रहती है, बेस्ट सीटी स्कैन रहती है। और हेड की सीटी स्कैन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई अच्छा खासी अच्छी मशीन हो तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। ठीक है, वो पेशेंट को अपने को सिटी पोजीशन लगाने में ही टाइम लगता है, स्कैन में इतना टाइम नहीं लगता। स्कैन में कि मान लो कि अपने पास 3 सेकंड लग जाएंगे, किसके लिए, स्काउट इमेज के लिए। ठीक है, लगभग 48 से 50 या फिर 55 सेकंड्स किस में लग जाएंगे, स्कैन में लग जाएंगे, बस इतना ही टाइम लगता है। और बाकी जो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसमें टाइम लगता नहीं इतना ज्यादा। ठीक, और जो फिल्मिंग वगैरह करते हैं उसमें किसी भी रेडियोग्राफर को ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, 2-3 मिनट के ज्यादा। ठीक, इसलिए अपन क्या प्रेफर करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। एमआरआई क्यों नहीं करते? एमआरआई तो बेटर इमेज देती है ना सिटी स्कैन से। तो एमआरआई इसलिए नहीं करते क्योंकि एमआरआई जो होती है ये क्या होती है, लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है। ठीक है, लंबा प्रोसीजर होता है, तब तक क्या पता उसकी ब्लीडिंग में पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। एक्सरे क्यों नहीं करते वो बता दिया। यूएसजी जो होती है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो भी नहीं करते क्योंकि उसमें जो माइनर जो फ्रैक्चर्स वगैरह होती है, या फिर जो यूएसजी होती है वो अपन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं यूएसजी को। ठीक है, या हार्ड बॉडी ऑर्गन्स जैसे स्कल हो गया उसमें, उनके लिए नहीं करते। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर जो हो जाता है अपना सीटी स्कैन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, द अलारा प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर, कि अलारा प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कि इसमें जो अलारा वर्ड है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि सबसे पहला अपना जो है वो है एज लार्ज एज रेडिएटेड एरिया। ठीक है, ये नहीं होता इसका कि जितना लार्ज रेडिएटेड एरिया हो सकता है उतना रख दो, ये नहीं होता। ठीक है, मतलब कि रेडिएटेड एरिया क्या होना चाहिए, अपना को लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल।
ठीक है ना, रीजनेबली अचीवेबल, ये क्या होता है अपना राइट आंसर होता है। एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, कि उतना ही पेशेंट को रेडिएशन डोज दो जितना उसको जरूरत है, ठीक है, या फिर कि इतनी ही रेडिएशन उसको दो जो उसके लिए बेनिफिशियल है, हार्मफुल ना हो, जिससे क्या हो जाए अपनी इमेजिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, इमेजिंग कंप्लीट हो जाए, उतने ही रेडिएशन देंगे। तीसरा ऑप्शन कि एज लेट एज रेडिएशन अलाउज, कि जितना हो सके रेडिएशन को अलाउ कर दो, लेट कर दो उसको, ठीक है। एक होता है लिटिल एज रेडिएशन एक्सेप्टेबल, कि जितना हो सकता है उतनी लिटिल डोज दे दो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि प्रॉपर डोज भी अपने को देना चाहिए। तो ये जो अलारा प्रिंसिपल होता है वो होता है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, कि कम तो दो लेकिन कम उतना भी मत दो कि उसके लिए क्या हो जाए, हार्मफुल हो जाए, कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए सारे रेडिएशन, ठीक है, कि कम दो, डोज दो, लेकिन वो डोज जो होता है वो क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है, मतलब फायदेमंद होना चाहिए पेशेंट के लिए, ना कि नुकसानदायक, ठीक। इसके लिए अपन एक प्रिंसिपल आता है इसमें, वो होता है टीडीएस। टीडीएस प्रिंसिपल अलारा में अपन यूज करते हैं। ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है कि टी का मतलब टाइम होता है, ठीक है, और ये टाइम कौन सा होता है, ये टाइम होता है एक्सपोजर टाइम होता है, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम कितना, ये होना चाहिए लगभग 0.20 सेकेंड या फिर 20 मिली सेकेंड, इतना होना चाहिए अपना मिनिमम टाइम। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होती है ये एक्सरे सोर्स और रेडियोग्राफर की हो सकती है, ठीक है, पेशेंट की हो सकती है, या फिर जो जनरल पब्लिक बाहर बैठी है ये हो सकती है। ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, कभी भी रहेगी तो मैक्सिमम रहेगी, लेकिन अगर पेशेंट के साथ में जो डिस्टेंस है, जो अपन एसआईडी लेते हैं, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर, वो क्या होनी चाहिए, अपने एक लिमिट में होनी चाहिए, जो कि अपन मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में अपन स्टैंडिंग पोजिशन में बढ़ा देते हैं उसको 150 टू 180 सेंटीमीटर कर देते हैं, या फिर जो आईपीडी के जो एक्सरे होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होती है वो 120 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक। तीसरा आता है शील्डिंग। शील्डिंग, शील्डिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर शील्डिंग होनी चाहिए, जिससे हार्मफुल इफेक्ट जो बाकी ऑर्गन्स है उनके ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये होता है अलारा प्रिंसिपल, टीडीएस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें कि डोज उतना ही दो जितना क्या हो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, हार्मफुल नहीं हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायोड इज मेनली यूज्ड एज, ये ट्रायोड किस काम में आता है, ठीक है। इससे पहले तो ट्रायोड होता क्या है, तो अपने एक टॉपिक आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायोड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। एक वाल्व की तरह काम करता है, एक बीच में एक ऐसे है कि एक पता नहीं कहां से आ गया लेकिन ये आ गया, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि इसमें एक साइड में क्या होता है, कैथोड, ठीक है, एक साइड में अपन इसमें कैथोड ले लेते हैं, ये रहा कैथोड, इसमें ये रहा एनोड, ठीक है। तो मतलब इसमें दो तो अपन क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड से ले लिए, कैथोड और एनोड। अब इनमें सबको पता है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो ट्रायोड कैसे बनाए, ट्रायोड का मतलब होता है कि जिसमें 3 इलेक्ट्रोड हो, ठीक है। तो इसमें एक होता है एक और इलेक्ट्रोड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रिड बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, ग्रिड बोल रहे हैं। ये ग्रिड क्या होती है अभी बताता हूं, ठीक है, ये रही क्या अपनी ग्रिड। ये ग्रिड 3 तरह से व्यवहार करती है, ठीक है, 3 तरह से एक्ट करती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। देखो कैथोड का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल से प्रोड्यूस करेगा, वो टीआईई, थर्मोआयनिक इमिशन, वहां से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका व्यवहार क्या कर देते हैं अपन, पॉजिटिव कर देते हैं ग्रिड का, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, ठीक है, कि एक तो एनोड और कैथोड के बीच में क्या रहते हैं, ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे, ठीक है। अगर उसी में अपन एक और एनोड बीच में डाल देता हूं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वहां पे इंटरेक्ट करेंगे और वहां से इनका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इनका क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। ये एम्प्लीफिकेशन में इनकी एनर्जी और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अपने सवाल पे, कि सवाल कह रहा है कि ट्रायोड किस काम में आता है,
तो पहला है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है ये काम नहीं करता। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा है एन एम्पलीफायर। कोई वही बोला ना मैंने कि ये एम्पलीफायर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का एम्पलीफिकेशन करता है, उनकी एनर्जी बढ़ाएगा, उनके नंबर्स बढ़ाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो क्या होता है, एम्पलीफायर होता है। एक बार फिर से ट्रायोड पे आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कि पॉजिटिव का तो अपन ने देख लिया कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन कर देता है, उनकी स्पीड बढ़ा देगा, उनकी एनर्जी बढ़ा देगा, मतलब कुल मिला के उनका एम्पलीफिकेशन ये कर देता है, ठीक है। अब इसको कि अपन ऐसे मान लेते हैं कि इसको मैं काम करवा देता हूं। कैसे? इसको मैं काम करवाऊंगा भाई नेगेटिव की तरह। तो इस ग्रिड को मैं नेगेटिव कर देता हूं। तो चलो नेगेटिव कर देते हैं कि अब ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। यहां से क्या बने, इलेक्ट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कि तू तेरे घर जा, ठीक है ना। मतलब कि ये फोर्स लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स वापस से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, कोई टारगेट बम्बार्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो नेगेटिव में ये काम करता है, ठीक है। मतलब कि फ्लो बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तीसरा कि इसको अपन न्यूट्रल रख देता हूं कि जैसी ये थी पहले वैसी ही रख देता हूं कि तू जैसी है वैसी ही रहे, ठीक है। इसको चलो वैसी की वैसे रख देते हैं। यहां से मैं उठा देता हूं इसको, ठीक। इसको अपन क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं साहब। न्यूट्रल में क्या होगा कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिस एनर्जी से आ रहे हैं, जिस नंबर से आ रहे हैं, वो वैसे ही आते रहेंगे, ठीक है। मतलब उनके नंबर पे, उनकी डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो कोई मतलब नहीं है कि जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। फर्क कब पड़ता है, जब ये पॉजिटिव हो, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा ये ग्रिड, तब ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर कहलाएगा। और इस तीसरे सर्किट को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायोड जो होता है वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, ठीक है। रेक्टिफायर क्यों नहीं होता, क्योंकि रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो किसको, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेसिस्टर क्या काम करता है, ये किसी को रोकने का, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकने का काम करता है। स्विच क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकने और बंद होने का काम करता है, मतलब कि ऐसा काम कर सकता है वो। लेकिन स्विच को अपन मेनली कोई मतलब कि जैसे बटन के रूप में यूज करते हैं कि अब चलाना है, अब बंद करना है, अब चलाना है, अब बंद करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ग्रिड को क्या कर देंगे, अपन उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं चाहिए तो अपन इसको नेगेटिव कर देंगे। अगर ज्यादा चाहिए या फिर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि द पर्पज ऑफ यूजिंग एन एंगल्ड एनोड, ठीक है, सरफेस इज एन एन एक्स-रे ट्यूब, कि किसी भी एक्स-रे ट्यूब में एंगल्ड, ठीक है, और एनोड सरफेस क्यों यूज करते हैं, कि कोई एनोड एंगल है या फिर कोई भी एक्स-रे ट्यूब है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, एनोड यूज करते हैं। उस एनोड में अपन ने पढ़ रखा है कि इसको एक एंगल में बनाते हैं। वो एंगल में ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। उसका एक प्रॉपर काम होता है कि एक तो अपन बेसिकली जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो क्या होता है कि ये हील इफेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। हील इफेक्ट क्या होता है कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड साइड में ज्यादा रह जाती है और एनोड साइड में कम रह जाती है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को नहीं बढ़ाता, ठीक है। दूसरा कि प्रोड्यूस ए स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ये क्या काम करता है, एक छोटा सा फोकल स्पॉट क्या करेगा, अपने को प्रोवाइड करता है। जितना छोटा फोकल स्पॉट होगा उतनी ही इमेज शार्प अपनी बनती है, उतना ही डेंस क्या बनता है, रेडिएशन बीम बनता है, उतनी शार्पनेस क्या रहती है, बीम की या फिर इमेज की रहती है, ठीक है। कि ये क्या होता है, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, प्रोड्यूस ए स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया। कि मान लो कि एक तो सरफेस ऐसे है और एक एंगल्ड है, तो एंगल वाले में छोटा एरिया मिलता है इसको टारगेट करने के लिए, जबकि इसमें एक लार्ज एरिया मिलने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा कि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो भी अपने को देखना होता है। एक होता है कि रिड्यूस एक्स-रे इंटेंसिटी, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होता है कि ये क्या काम करता है, एक छोटा सा फोकल स्पॉट एरिया, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया क्या करता है, अपने को प्रोड्यूस करके देता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अलारा प्रैक्टिस। अलारा प्रैक्टिस क्या बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अलारा जो प्रिंसिपल है एक प्रिंसिपल नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज है, ठीक है। मतलब कि कोई भी, हर पेशेंट में काम आता है ये, कि कोई भी पेशेंट आया उसके लिए, खुद के लिए काम में आएगा, ठीक है, बाहर पब्लिक बैठी है उसके लिए काम में आएगा, सबके लिए काम में आता है अलारा, ठीक है। तो अलारा इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से अलारा का कौन सा पार्ट नहीं है और कौन सा प्रैक्टिस वाला पार्ट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है यूजिंग प्रॉपर कोलिमेशन, ठीक है, इसका ये प्रॉपर आंसर होता है, ठीक है? मतलब ये बिल्कुल सही है, इसको अपन अलारा प्रैक्टिस में यूज करते हैं, ठीक है ना। अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीट एक्सपोजर, ये भी क्या होता है अलारा प्रिंसिपल में, इसको भी अपन यूज करते हैं। तो ये तो सही हुआ ना, लेकिन अपने को गलत चाहिए, ठीक है। गलत देखते हैं, यूजिंग हाई एक्सपोजर फैक्टर्स फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, कभी भी अपन हायर एक्सपोजर हर एग्जाम में यूज नहीं करते, ठीक है। तो जो एक्सपोजर होता है वो अपना लो होना चाहिए, लेकिन इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि वो पेशेंट की बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए। तो ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, मतलब कि ये गलत होता है अलारा प्रिंसिपल के लिए। एक होता है कि प्रॉपर यूज प्रोटेक्टिव अपीरियल्स, कि अपने को प्रोटेक्टिव जो अपीरियल्स होते हैं, अपीरियल्स क्या हो गए, लेड के बनी हुई कुछ सामग्रियां जो कि पेशेंट क्या करते हैं उनको पहनते हैं, ठीक है। लेड के एप्रॉन हो गए, ठीक है, एप्रॉन हो गए, लेड के गोगल्स हो गए, ठीक है। और क्या होते हैं, ये सॉरी गूगल हो गया, ये तो कोई नहीं, देख लेंगे बाद में, ठीक है। और क्या होते हैं, लेड के ग्लव्स होते हैं, थायरॉइड होती है, थायरॉइड शील्ड होती है, ठीक है। और क्या होती है, गोनेड शील्ड होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, लेड के आई ग्लासेस भी होते हैं, ठीक है, आई ग्लासेस भी होते हैं। एक दिन मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे इक्विपमेंट्स कैसे दिखते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक। किसके बने होते हैं, लेड के बने होते हैं। तो अलारा के लिए कि हम कभी भी हर पेशेंट में ज्यादा एक्सपोजर यूज नहीं करते, हाई एक्सपोजर यूज नहीं करते, तो ये क्या हो जाता है इसका गलत, मतलब अलारा के बेसिस से गलत हो जाता है। लेकिन अपना राइट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, वो सी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी अपन कोलिमेशन जो होता है वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर कोलिमेशन क्यों होता है, कि मान लो अपने को हाथ का एक्सरे करना है, ठीक है। हाथ के एक्सरे में कि अपन जो कोलिमेशन लेते हैं वो लेते हैं डिस्टल रेडियस अल्ना टू डिस्टल फेलेंजेस, इतना ही लेते हैं। अगर मान लो कि अपन यहाँ तक कर दे तो ये एरिया बिना ही फालतू में क्या हो जाएगा, रेडिएशन में आएगा, ठीक है। और चलो एक चीज ये भी मान लेते हैं कि चलो एक्सरे डाल दिया अपन ने, कोलिमेशन पूरा खुला हुआ है, जो एक्सरे टेबल होती है, जिसका जो अपन काउच बोलते हैं, उसको एक्सरे टेबल को काउच बोलते हैं, उस पर पेशेंट लेटा हुआ है, उसका कुछ ही पार्ट कार्बन फाइबर का बना होता है, जबकि उसका जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। जब रेडिएशन किसी मेटल के ऊपर जाती है तो वहां पे इंट्रक्शन होता है, ठीक है, और वहां से स्कैटर्ड रेडिएशन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो प्रॉपर कोलिमेशन अपना इसका राइट होता है। अवॉइड अननेसेसरी रिपीट एक्सपोजर, ये जो अननेसेसरी रिपीट एक्सपोजर होता है ये क्यों होता है, ये खुद के लिए भी अपने लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर एक्सपोजर के दौरान अपने को छोटी ना छोटी रेडिएशन लगती है, और पेशेंट का भी हर एक एक्सपोजर, अगर मान लो कि एक पेशेंट का है, उसका एक में नहीं हुआ, दूसरे में कर रहे हैं, तीसरे में कर रहे हैं, 4 ले लिए, 5 ले लिए, तो उस पेशेंट का भी डोज बढ़ता है और रेडियोग्राफर का भी डोज बढ़ता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक। एक होता है प्रॉपर यूज प्रोटेक्टिव अपीरियल्स, प्रोटेक्टिव अपीरियल्स कि पेशेंट के लिए कि मान लो उसका हाथ का एक्सरे है तो गोनाड शील्डिंग कर दो, उसको लेडाप्रिन पहना दो, क्योंकि बाकी इससे क्या रहे, उसके सेफ रहे अपने लिए, कि अपन भी क्या कर लेंगे, लेडाप्रिन पहन लेंगे, ठीक है ना, गॉगल्स लगा लेंगे, चश्मे वाले बन जाएंगे। तो ये चीज है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल्स यूज्ड इन ए फिल्म बैच, ठीक है। ये जो फिल्म बैच होता है उसमें रेडियो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। ये कुल मिला के कहना चाह रहा है कि जो फिल्म बैच होता है जिसमें क्या होती है, 6 विंडो होती है, क्या होती है, 6 विंडो होती है। पहली कौन सी होती है, ओपन प्लास्टिक, ठीक है। फिर आती है थिन कॉपर, थिक कॉपर, कैडमियम विंडो और लेड विंडो, ठीक है। ये सारी अलग अलग कलर्स ऑप्शन में आती है, ठीक है। तो कौन सी होती है, पहली ओपन होती है, ठीक है, एक होती है प्लास्टिक होती है, ठीक है, एक होती है थिन कॉपर, एक होती है थिक कॉपर। ये मैं मतलब कि वैसे नहीं बना रहा, ये जैसे अपना होता है एक्चुअली में, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। किसी दिन में पूरा अच्छी तरह से इस टॉपिक को ही ले लेंगे, ठीक है। थिक कॉपर होता है एक, एक होता है कैडमियम विंडो और एक होती है लेड की विंडो, ठीक है। हर विंडो अलग अलग काम करती है अपना, ठीक है। लेकिन ये विंडो जो होती है ये पर्टिकुलर एक अलग जो रेडिएशन होती है उसको कैप्चर करती है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे कैप्चर करती है वही अपन यहाँ पे पूछ रहे हैं, कि जो रेडियो सेंसिटिव मटेरियल होता है वो फिल्म यूज करते हैं अपन,
और फिल्म कौन सी यूज करते हैं, वही फिल्म यूज करते हैं जो अपन फोटोग्राफी सॉरी जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है ना, अपने जो मान लो कि चेस्ट एक्सरे करवाया, हाथ का एक्सरे करवाया, तो अपने डॉक्टर देता है वो काली काली सी फिल्म, वही फिल्म इसमें भी यूज होती है। ठीक है, लेकिन वो फिल्म कौन सी होती है वो फिल्म, उसको देखते हैं कि एल्यूमिनियम हो सकता है वो, ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक फिल्म, यही अपन क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, कि जो एक्सरे फिल्म में अपन यूज करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड पार्टिकल्स यूज करते हैं, या फिर वहां पे इसके साथ में AgI पार्टिकल्स भी यूज करते हैं। ये मैंने पहले भी बता रखा है पिछली एक क्लास में। ठीक है, थर्मोल्यूमिनेसेंट क्रिस्टल ये यूज नहीं करते, क्योंकि थर्मोल्यूमिनेसेंट क्रिस्टल जो होते हैं वो हीट जब उनके लगती है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं। ठीक है, वो भी नहीं होता। फिर आता है कैडमियम सल्फाइड। ये कैडमियम सल्फाइड जो होता है ये क्या होता है, वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो कि क्या काम करता है कि रेडिएशन को किस में, लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे तीन ऑप्शन को, तो कौन सा आता है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक फिल्म या फिर रेडियोग्राफिक फिल्म भी हो बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियोग्राफिक फिल्म, क्योंकि एंड ऑफ एंड दोनों में अपन सेम मटेरियल यूज करते हैं। सेम मटेरियल कौन सा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो ये हो जाता है। ठीक, और ये फिल्म बैज होता क्या है, फिल्म बैज होता है पर्सनल डोसीमीटर होता है। ठीक है, किसी भी पर्सन का पर्सनल डोसीमीटर, मैं हूं तो मेरा पर्सनल है ये। ठीक है ना, कि ऐसे नहीं कि और कोई यूज कर रहा है, कर भी ले तो क्या पता चलेगा। ठीक, फिर भी नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तो बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए टाइप ऑफ रेडिएशन डोज एस्टिमेशन डिवाइस कैरिड बाय ए पर्सनल। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक मटेरियल, ठीक है, कौन सा एक मटेरियल जो कि किसी भी पर्सनल, देखो पर्सनल वर्ड को पढ़ो, और एक रेडिएशन डोज एस्टिमेशन डिवाइस, कि ऐसा डिवाइस जो डोज का एस्टिमेटम ले रहा है, मतलब उसको मीजर कर रहा है, वो कितनी डोज लगी वो अपने को बता रहा है। ठीक है, किसके लिए बता रहा है, किसी भी पर्सनल के लिए। और पूछ क्या रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी आदमी के लिए रेडिएशन मेजरमेंट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो समझते हैं कि पहला आता है TLD। TLD होता है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर बैच, ये क्या काम करता है, पर्सनल डोज को मीजर करता है साहब, तो ये इसका नहीं होता। नेक्स्ट है OSL, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस बैच, ये भी TLD जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड यूज होता है। ठीक है, OSL ऑप्टिमल या फिर ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस बैच, तो ये भी क्या होता है, पर्सनल डोज के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब पर्सनल की बात कर रहे हैं अपन, ये पर्सनल में कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी पर्सनल में होता है। एक होता है GM काउंटर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गेगर काउंटर, और फिल्म बैच भी पर्सनल यूज होता है, पिछले क्वेश्चन में देख लिया। तो जो GM, इसका पूरा नाम क्या होता है, GM काउंटर। GM काउंटर पूरा नाम क्या होता है इसका, गेगर मूलर काउंटर। ठीक है, गेगर मूलर काउंटर क्या काम में आता है, ये काम में आता है किसी भी रेडिएशन फील्ड के लिए काम में आता है। ठीक है ना, किसी पर्सनल के लिए नहीं आता, किसके लिए काम में आता है, ये फील्ड के लिए काम में आता है। ठीक है, तो फील्ड कौन सी, कि मान लो अपने पास एक्सरे रूम है, एक्सरे रूम है, तो एक्सरे रूम क्या होना चाहिए, बिल्कुल पैक होना चाहिए, यहाँ से रेडिएशन क्या नहीं होने चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए। तो ये उसी लीकेज को क्या करता है, पता लगाता है, उसी लीकेज का क्या करता है, पता लगाता है। कि इसमें क्या होता है कि एक चैम्बर होता है, एनालाइजिंग चैम्बर, जिस जो अब उसमें रेडिएशन जाती है तो वो इसमें पार्टिकल्स एनर्जाइज होते हैं और वो ट्रिगर करते हैं। ठीक है, जब इसमें ट्रिगर होता है या फिर इसको रेडिएशन सेंस होती है, तब इसमें एक अलार्मिंग सिस्टम बजता है। ठीक है, जो कि अपने को बताता है कि इस जगह पे क्या है, रेडिएशन लीकेज हो रही है, तो उस जगह को अपन क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। ठीक है, तो GM काउंटर ये काम आता है। और बनाया किसने था इसको, गेगर मूलर नाम के अधिकारी या फिर गेगर मूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, GM काउंटर या फिर गेगर काउंटर। नेक्स्ट, अगला सवाल है, विच कैटेगरी ऑफ रेडिएशन, विच कैटेगरी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इन्वॉल्व डैमेज ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना कि कौन सी कैटेगरी में, ठीक है, मतलब रेडिएशन इफेक्ट्स की कौन सी कैटेगरी है जिसमें अपन क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। ठीक है, एंड आर सीन इन द पर्सन हु इज इरेडिएटेड बट नॉट ट्रांसमिट इन फ्यूचर जनरेशन, कि मान लो कि कौन से इफेक्ट दर्शाते हैं कि मान लो मैं एक पर्सन हूं,
मुझे रेडिएशन लगी, तो मेरे जितनी रेडिएशन लगी उसी के इफेक्ट क्या दिखेंगे, मुझ में ही दिख रहे हैं। ठीक है, कौन से पर्सन में दिख रहे हैं, ए पर्सन हु इज इरेडिएटेड, ठीक है, जिसमें रेडिएशन लगी है। मैं सीटी स्कैन करवा रहा हूँ, जबरदस्ती दिन की 4 करवा ली मैंने, ठीक है, मेरे अंदर क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, तो मेरे अंदर ही दिखेगा, लेकिन जो भी मेरी अगली जनरेशन होंगी या फिर फ्यूचर जनरेशन होगी उनमें नहीं दिखेगा। वो कौन से प्रकार का क्या है, रेडिएशन इफेक्ट है। ठीक है, वो ही अपने को बताना है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो ये कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि क्या है, यहाँ पे टिश्यू क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो किस में नहीं जा रहे, फ्यूचर जनरेशन में नहीं जा रहे, मतलब ट्रांसमिट नहीं हो रहे, मतलब जेनेटिकली नहीं है। कुल मिला के जेनेटिकली कोई भी क्या नहीं है। तो इसमें अपन ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक इफेक्ट। तो जेनेटिक इफेक्ट यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसने बाकायदा सबसे पहले यही बात बोली है कि वो अगली जनरेशन में जा ही नहीं रहा। अगली जनरेशन में कब जाते हैं, जब वो जेनेटिक हो। तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, स्टोकेस्टिक इफेक्ट। स्टोकेस्टिक इफेक्ट में दो तरीके के इफेक्ट आते हैं। ठीक है, स्टोकेस्टिक इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जहां पे कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे कि रेडिएशन का डोज बढ़ने के साथ साथ इफेक्ट नहीं बढ़ते। यहाँ पे डोज लगी है, अगर आयनाइजेशन हुआ है, ठीक है, तो किसी सेल के डीएनए को टारगेट करता है या फिर उसके अंदर बैठे जीन को टारगेट करता है। ठीक है, तो जो स्टोकेस्टिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जेनेटिक और एक होता है सोमेटिक। ठीक है, और सोमेटिक जेनेटिक तो अपन ने देख लिया कि फ्यूचर जनरेशन में जाता है, तो फ्यूचर जनरेशन में जा ही नहीं रहा यहाँ पे तो। ठीक है, तो सोमेटिक में क्या होता है कि सोमेटिक में जब रेडिएशन लगती है तो सेल या टिश्यू डैमेज होते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो किसी फ्यूचर जनरेशन में नहीं जाते, कि मतलब मैं हूं तो मेरे अगर रेडिएशन लगी है तो मेरे अंदर ही सारे इफेक्ट दिख जाएंगे। कैंसर हो गया, लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, जो भी है वो सारे मैं ही झेलूंगा। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन में नहीं जाएंगे। वो किस में होता है, सोमेटिक में होता है। अगर मान लो कि मैं हूं, मेरे रेडिएशन लगी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो जनरेशन आगे आएगी उसमें जेनेटिक इफेक्ट आने लग गए। ठीक है, किसी का हाथ तिरछा है, किसी का क्या है, कोई काना कोना लंगड़ा लूला जो भी है, वो किस में आएंगे, फिर जेनेटिक इफेक्ट्स में आएंगे। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो होता है वो क्या होता है, सोमेटिक होता है। ठीक है, सोमेटिक इफेक्ट्स। सोमेटिक इफेक्ट्स में कि रेडिएशन डोज जिस पर्सन में लगती है उस पर्सन में क्या होते हैं, उसी में क्या दिखते हैं, सारे सिम्टम्स दिखते हैं, उसी में इफेक्ट्स दिखते हैं, उसकी अगली जनरेशन में नहीं जाते। क्योंकि जो रेडिएशन होती है उसके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स वाली, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, सोमेटिक समझ में आ गया। जबकि जेनेटिक जो इफेक्ट्स होते हैं वहां पे उसकी जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो चेंज होने लगती है, मतलब म्यूटेशन होने लगता है। ठीक, डिटर्मिनिस्टिक क्यों नहीं होता, डिटर्मिनिस्टिक इसलिए नहीं होता कि डिटर्मिनिस्टिक जो इफेक्ट होते हैं उसमें क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। और ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, निम्न में दिए गए में से कौन से में थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, वो किस में होती है, डिटर्मिनिस्टिक में क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि मान लो अपने पास एक स्केल है। ठीक, स्केल, तो जब अपन देखो झील देखते हैं, झील में ऐसे होता है कि नीचे पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, एक होता है लाल निशान। इस लाल निशान से ऊपर जाएगा तो खतरा बढ़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, फिर थ्रेशोल्ड टारगेट बोलते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि किसी भी पेशेंट या फिर किसी भी ह्यूमन में इतनी रेडिएशन अगर लगेगी तो उसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, अगर इससे ज्यादा लगेगी तो उसमें सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, अगर उससे ज्यादा लगती जा रही है, लगती जा रही है, तो क्या होंगे, इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड लेवल से अगर इससे ऊपर रेडिएशन जाती है तो इफेक्ट जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हेयर लॉस होना, स्किन रैशेस होना, ठीक है, और ल्यूकेमिया वगैरह, ये क्या होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक में होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। ठीक, कि जितनी रेडिएशन दोगे उतना यहीं भुगत के जाओगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ एक्सरे बीम क्वालिटी। ठीक है, मेजर ऑफ एक्सरे बीम क्वालिटी दैट एक्सप्रेसेस, ठीक है, द थिकनेस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट इंटेंसिटी बाय 50% इज टर्म, कौन सी टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्सरे बीम की क्वालिटी पे आते हैं कि अपने पास कोई एक्सरे बीम की क्वालिटी है। ठीक है, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं कि
जो बीम की क्वालिटी है उसको एक प्रॉपर थिकनेस की, एक मान लो कि एक्स थिकनेस वाली चीज से अपन गुजार रहे हैं, ठीक है। तो उसको ये क्या कर देती है, 50% डिवाइड कर देती है, 50% में क्या कर देती है, उसकी प्राइमरी इंटेंसिटी की कर देती है। कि पहले जो क्वालिटी थी उसकी वो क्या थी, सुपीरियर थी, अब क्या हो गई, वो उसकी आधी हो गई, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं HVL, हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। कि मान लो HVL बोलते किसे है, कि HVL बोलते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, उसकी थिकनेस क्या है, एक प्रॉपर थिकनेस है, उस थिकनेस को अगर किसी रेडिएशन बीम में रखा जाए, ठीक है, रेडिएशन बीम के बीच में रखा जाए, रेडिएशन के पाथवे में रखा जाए, तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, कौन सी, बाद वाली, वो प्राइमरी के क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, HBL बोलते हैं। और ये भी क्या बोल रहे हैं, 50% हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है, मतलब 1/2 का मतलब 50% ही होता है ना, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या होता है, HBL, हाफ वैल्यू लेयर हो जाती है। कि कोई पर्टिकुलर थिकनेस का सब्सटेंस जिसको रेडिएशन के पाथवे में रखते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट ऑफ रेडिएशन होता है वो इनिशियल रेडिएशन का आधा हो जाता है, ठीक है। यही बात ये कहना चाह रहा है कि टोटल क्वालिटी आधी हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब कोई प्रॉपर थिकनेस का मटेरियल उसके बीच में रख दिया जाए, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाफ वैल्यू लेयर बोलते हैं, ठीक है। HVL बोलते हैं या फिर इसको ही क्या बोलते हैं, HVT, हाफ वैल्यू थिकनेस बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले। बार्ले क्या होता है, बार्ले होता है जौ, अपन जौ की रोटी खाते हैं ना, उसको बोलते हैं बार्ले, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी कंट्री जो है वहां पे सबसे ज्यादा जौ उत्पादन होता है, ठीक है। तो जौ उत्पादन होता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ये जो क्वेश्चन हो है ये MCRE 2024 में आया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये MCRE 2024 में जर्नल वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आया हुआ है, ठीक है। कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा बार्ले प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्टर है वो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फ्रांस नहीं है, कनाडा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होता है वो रशिया होता है, ठीक है, रशिया होता है। और उस टाइम पे इसमें जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन ऐसे थे इसमें कि कंट्रीज के नाम नहीं थे, ठीक है। तो कंट्रीज के नाम में ऐसे थे कि एक तो यूपी था, एक पंजाब था, और रशिया था, और वहां पे एक लिखा हुआ था इंडिया, ठीक है। तो कई लोगों ने यूपी कर दिया था, कई लोगों ने पंजाब कर दिया था, जिसको आता था उसने रशिया कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है, यहाँ पे रशिया होता है। लेकिन मैंने एक कंट्री के हिसाब से एडजस्ट किया है, यूपी पंजाब बंगाल के हिसाब से नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया ना कि सबसे ज्यादा बार्ली प्रोडक्शन कहाँ होता है, रशिया में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन बोरोज, ठीक है, 800 रुपीज, किसी आदमी ने 800 रुपए उधार लिए, 2 साल के लिए लिए, 2% सिंपल इंटरेस्ट, जो होता है ना सामान्य ब्याज, ठीक है, नॉर्मल ब्याज जो होता है उसकी रेट पे, जिसका रेट क्या है, 2% है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। व्हाट द टोटल इंटरेस्ट, ये भी क्या है, CRE 2024 में आया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था सरल सिंपल इंटरेस्ट का, कि ये कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने 800 रुपए क्या लिए है, उधार लिए, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए लिए है, कितने परसेंट ब्याज पे लिए है, 2% ब्याज पे लिए है, ठीक है। तो अब उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, टोटल इंटरेस्ट 2 साल के बाद में क्या रहेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो उसने कितने 800 रुपए क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, ठीक है। कितने साल के लिए है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, टाइम, ठीक है, मूलधन गुणा समय गुणा दर है, ठीक है ना। दर क्या है इसकी, इंटरेस्ट रेट क्या है, 2% है, तो 2% को ऐसे लिख दो, 2/100 कर दो, ठीक है। कि 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूने 16, 16 दूने 32, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। कितने रुपए हो गए उसके, 32 रुपए हो गए। तो अब उसको देने कितने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे 800 प्लस 32, तो टोटल रुपए का कितने देगा वो, 832 रुपए देगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट होता है, सामान्य ब्याज जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस कितना उसने पैसा ले रखा है, ठीक है, कितने साल के लिए ले रखा है, टाइम, और उसका रेट क्या है, ठीक है, कितने इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है, वो ऐसे कर देते हैं अपन, ठीक है। और रेट को अपन 100 बाई लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं लिखो तो अपन नीचे बटे में 100 भी लगा देते हैं, बाई 100 कर देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि मान लो कि मैंने किसी से 800 रुपए लिए, उसको बोला कि भाई मैं 2 साल में दूँगा, ठीक है? वो बोला कि ठीक है 2 साल में देना, लेकिन कितना ब्याज लेगा वो? इस 800 का 2% लेगा, ठीक है? तो अब कितना ब्याज हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गए, तो अपन ने मूलधन गुणा समय गुणा दर, ठीक है? बटा 100, ये कर दिया अपन ने, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो टोटल रुपए कितने हो गए? टोटल रुपया 32 हो गया, ठीक है? अब वो देगा कितने उसको? 800 तो है ही उसके, 32 रुपए और देगा, तो कितने हो जाएंगे? 832। तो इसका राइट आंसर जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो 32 रुपीज होता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास समझ में आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ये जो अपन क्लासेस चला रहे हैं ये हर टाइप के एग्जाम्स में आने लायक होती है, ठीक है? हर क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ जो अपने आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन भी अपन क्या करते हैं यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आपके कोई दोस्त जो रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा हो, ठीक है? कोई दोस्त जो एकेडमिक्स में तैयारी कर रहा हो कि जैसे डीआरटी हो गया, बीआरटी हो गया, बीआईआरटी हो गया, ठीक है? तो उनके लिए ये क्या करें, उनको शेयर करें क्लासेस, उनके लिए बहुत क्या होने वाले, बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है? और आपका धन्यवाद, आप भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।